वेलकम टू सुपीरिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं अध्याय 13 है संस्कृति और विज्ञान। ठीक है। थोड़ा गला में खराश है, इसके लिए आवाज़ में थोड़ा परेशानी है, फिर भी हम जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। और ये जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और हम आपको पहले भी बताए हैं जितने भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो यहाँ से सवाल आता है। इसलिए आप लोग जो है ना विस्तार पूर्वक प्रत्येक जो है ना प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो को एक एक करके देखते जाइएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के इतिहास में चौथी से सातवीं, ये जो देखिए यहाँ पर चौथी से सातवीं सदी के बीच बीच का समय सांस्कृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इन 400 वर्षों में समाज में धार्मिक, साहित्यिक और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ। धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन के दौर से गुजरा। ठीक है, याद रखिएगा, चौथी से सातवीं सदी। अब चलिए कला और साहित्य के बारे में जानते हैं। कहता है यह काल कला साहित्य की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रहा, यानी कि यह सदी में कला में भी विकास हुआ, और इस काल में कई धार्मिक लौकिक साहित्यों की रचना हुई, बहुत सारे। ठीक है, इन पुस्तकों में स्त्रियों और पुरुषों की, जो स्त्री और पुरुष थे उनके वीर गाथाओं, देवी देवताओं से संबंधित कहानियाँ बड़े ही स्वाभाविक तरीके से लिखा गया है। हम लोग जो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए अभी तो मोबाइल है, टीवी है। जिस समय मोबाइल टीवी वगैरह सब बहुत इक्के दुक्के था, या मोबाइल उस समय नहीं था, सामूहिक रूप से हम लोग क्या करते थे, पढ़ के आते थे। और रविवार को जो है ना हमारे गांव में एक भगवती स्थान है, वहाँ पे क्या होता था, रामायण चलता था रविवार को, विष्णु पुराण। हम लोग जाते थे 1 घंटा के लिए, वो जो है ना या तो साइकिल के रिम का एंटीना वो रहता था, ठीक ना, वो सब लगा करके जब कट जाता था तो घुमाते थे। ठीक ना, वो दौर कुछ और था। तो उस समय क्या करते थे, हम लोग बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठते थे तो वो राजा रानी की कहानी, देवी देवता की कहानी सुनते थे, और उस समय संस्कार कूट कूट के बच्चों में भरा हुआ था। आज के दौर में तो देखिएगा स्थिति बहुत से बदतर हो गई है। पुराणों की रचना इसी काल में हुई है। ठीक ना, पुराणों में से हमें धार्मिक, सामाजिक के अतिरिक्त राजवंशों की वंशावली मिलती है। हिंदू रीति रिवाज के एवं कानूनों से कई पुस्तकें की रचना काल हुई। यद्यपि रामायण महाभारत की रचना भी वर्षों के हुई, लेकिन अंतिम रूप से पुराणों इसी काल में संकलित हुआ। यानी कि मुख्य रूप से लास्ट में कहा जाए, अंतिम रूप से इसी काल में हुआ था। ठीक है, कहता है कुमार संभव ने शिव पार्वती के प्रेम और प्राण्य दृश्य का वर्णन किया है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसका बड़ा ही रोचक एवं संजीव वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। जो पहले के जो कहानी है, पहले के युग की जो बात थी, उसमें क्या होता था कि अपने पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था, ईश्वर का दर्जा। लेकिन अभी का क्या स्थिति है आप लोग भली भांति जानते हैं। तो उसमें लिखा गया है, वर्णन किया गया था कि पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था। ठीक है, बहुत सारा मतलब तपस्या करने के बाद प्राप्ति हुई थी। गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं में अभिलेख प्रमाण मौजूद है। आप हरिसेन की प्राग प्रशस्ति के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये काव्य शैली में कालिदास की तरह थी। इसकी भी काव्य शैली जो था कालिदास की तरह था। और कालिदास आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक ना, देखिए है कुंची, लोग क्यों कह रहा है कि पहले जैसा दौर नहीं है। पहले के स्थिति में क्या था, बच्चों सब में शिष्टाचार था, अनुशासन था, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, किसी भी हो, वो बड़े छोटों का लिहाज करते थे। अभी के दौर में देखिएगा कि बाप के सामने में बेटा खैनी लटा के खाता। अभी का स्थिति बहुत बद से बदतर है, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक ना, इस काल के महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता और नाटक दोनों ही क्षेत्र में कई पुस्तकों को लिखा। कालिदास के नाटक में सुखांत एवं प्रेम प्रधान है। इनकी रचनाएं में ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम है। पूछा जाता है, हम फिर से देखिए रिपीट कर रहे हैं, कालिदास के नाटक में सुखांत एवं प्रेम प्रधान है, और इनकी रचना है देखिए ऋतु संहार है, मेघदूतम है, कुमार संभवम है और रघुवंशम है। ये कालिदास की रचना है। ठीक है,
कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। वो जो अपना भाषा का इस्तेमाल करते थे वो समाज की स्थिति को देख करके करते थे। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृति बोलते थे और जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र स्त्रियां प्राय प्राकृतिक और स्थानीय भाषा का प्रयोग करती थी। अभी भी देखिए हमारे समाज में बहुत कम आदमी हैं जो बाहरी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग भी ठेठी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम लोगों के क्षेत्र में ठेठी भाषा ज़्यादा लोकप्रिय है। और अगर हम ठेठी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे, बूढ़े, जवान, मूर्ख, पढ़ा लिखा सब कोई समझ जाता है। अगर हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हिंदी तो लगभग लोग समझता है, लेकिन अगर इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे तो बहुत कम आदमी समझता है। कालिदास की रचना अभिज्ञान, संकुतलन, साहित्य, नाट्य, कला दोनों ही दृष्टि से बेजोर है। मालिका भी गिनमित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। जो शुंग वंश था, शुंग वंश का काल कैसा था, उस शुंग वंश में किस तरह की विधि व्यवस्था था, ये जो है मालविकी मित्रम जो है नाटक उसी पर आधारित है। अगर आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर उसके बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है। इस काल के नाटकों में शूद्रक की रचना मृच्छ कट्टिकम अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इनमें राज के जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात की गई है। इसका नायक दरिद्र ब्राह्मण सार्थवा चारूत है, जो नायिका बसंत सेना नाम की गायिका वेश्या है। इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषा बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन के ज़्यादा करीब दिखाई पड़ते हैं। ये जो है वास्तविक जीवन के करीब दिखाई पड़ते हैं। और इसमें जो है उस समय का जो वैश्य समाज था उसको दिखाया गया है, और ब्राह्मण समाज था। ब्राह्मण समाज पहले से ही अपने आप को उच्च मतलब जो है ना कोटि पर दर्ज किया हुआ था। और जितने भी देखते हैं बाह्य आडंबर है, पूजा पाठ, ये वो सब उसी जगह से है। ठीक ना। इस नाटक के सभी पात्र की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उनमें से भरपूर संवेदना दिखाई देती है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि सहज चित्रण किया है। इसमें जो है ना सभी का जो है चित्रण किया गया है, सभी का, टोटल का। देखिए जब आप कोई भी चीज़ को कहानी के तौर पर पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक ना, तो वो ज़्यादातर याद रहता है। इसलिए किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा है कि मान लीजिए अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं या सुनते हैं, देखने से ज़्यादा बजा दिए सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए आप और भी कोई चीज़ सुनते हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं है, अगर आप पढ़ाई का वीडियो चालू करके अगर काम करते हैं तो क्या होगा, इससे आपको याद होता है। बार बार अगर आप एक ही चीज़ को सुनिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो इस तरह से भी आप लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक दो ऐतिहासिक नाटक की रचना की थी। जो विशाख दत्त थे उन्होंने मुद्रा राक्षस, यहाँ पर देखिए, और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों रचना किया है। ठीक है। मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की, यहाँ पर देखिए, मुद्रा राक्षस में जहाँ जो है मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्रगुप्त में शकाधिपति एवं रामगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह, जो कि पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि शक के आधार पर वो जो मधुर हो गया था प्रेम के भाव में। ठीक ना। ज़्यादातर देखिएगा कि जो पुरुष होते हैं, राजा होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी स्त्री के साथ मनमुग्ध हो गया था। उस स्त्री का नाम था ध्रुव देवी। ठीक ना। उसी में उसका वध करके उसी से शादी कर लिया था। ठीक ना। चलिए, यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है, इस प्रसंग को आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। स्वयं हर्षवर्धन जो थे वो उच्च कोटि के नाटककार थे, उच्च कोटि के थे। इसने नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की थी। याद रखिएगा, इसने नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की थी। यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर आप संस्कृत की जानकार हैं, संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये काफ़ी सर्वोत्तम, यानी कि साहित्य का कहा जाए उच्च कोटि का, बहुत ही। ठीक है।
कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश संस्कृत शब्दकोश की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था अमर सिंह, ठीक ना। इन्होंने अमरकोश यानी कि संस्कृत शब्दकोश की रचना की थी। वासयन का कामसूत्र भी इसी काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। वासयन के द्वारा लिखा गया था कामसूत्र। इसमें व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया। इसमें नागरिकों के अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि शिक्षा से संबंधित दिया हुआ है। तथा इसमें नागरिक के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा दिया गया। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का वर्णन किया गया। जो संपन्न थे, सुखी संपन्न नागरिक थे, उसका भी वर्णन किया गया। इस समय दक्षिण भारत में कई महाकाव्यों की रचना हुई, जिसमें से संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में बहुत सारे महाकाव्य जो है ना, उसका निर्माण हुआ, जिसको कहा गया संगम साहित्य। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई थी। इंग्लो नामक कवि शिल्पाधिक्रम की रचना की, ठीक ना, तमिल भाषा में। इसमें कोवलम नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कन्नकी को छोड़कर माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है और राजा जोहरी द्वारा चोरी का झूठा आरोप लगने पर राजा के द्वारा उसे प्राणदंड दे दिया जाता है। तो आज ही नहीं प्रेम प्रसंग जो है, एक तरह से सोच लीजिए, जब से धरती का आविर्भाव हुआ है तभी से है, ठीक ना। कहता इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में मदुरा शहर को नाश कर डाला और मन्नी मेखलाई लगभग 400 वर्षों के बाद तमिल भाषा में ही सत्तानार द्वारा लिखा गया, और इसको कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए। आम लोगों के द्वारा भी कहानी, कविता, गीत और नाटक लिखे जो जाते थे। इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य पंचतंत्र संकलित। जातक कथाएं स्तूपों की रैलियों और अजंता के चित्रों द्वारा होता है, यानी कि अजंता की गुफा के चित्रों वगैरह सब के द्वारा संकलित है। अब चलिए वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। कहता इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई। इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान है। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसी समय जो था बौद्ध विहार, यहाँ पर देखिए मठ आज भी विद्यमान है, और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी उसी समय हो गया था, और धीरे धीरे उसका कुछ अवशेष मिलता है। और भारत में, दक्षिण भारत में यानी कि केरला तरफ, मठ मंदिरों का निर्माण प्रक्रिया जो है ना शुरू हो गया था। कहता मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती, जिसे देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। सभा भवन द्वारा ड्योढ़ी निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इस समय अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी इसी समय हो चुकी थी। मंदिरों का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मंदिरों के द्वारा स्तंभ सुसज्जित थे, ठीक है। मंदिर के द्वारा जो था स्तंभ, उसको सजाया जाता था, और छोटे छोटे मंदिर का निर्माण कराया जाता था आंगन में, डिजाइन आकार का, छोटे छोटे, ठीक ना। और मंदिर के निर्माण में चबूतरे से होकर के रास्ता दिया जाता था, जैसे अपना सब है। कहता गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट मंदिर में झांसी के उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। याद रखिएगा, गुप्त काल का सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर में जो है, जो बहुत सारे मंदिर में सबसे उत्कृष्ट मंदिर जो था, वो झांसी में बनाया गया था, दशावतार मंदिर। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन सभ्यता कला का विकसित रूप दिखाई देता है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा कितना ऊंचा है, 12 मीटर, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं, जो चारों दिशाओं में। गर्भगृह जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी, हम लोग का भी जो है यहाँ कहते हैं ना गह्वर घर है, जहाँ पे क्या होता है, अपना पूजा पाठ करते हैं, श्रृंगार वगैरह सब करते हैं, उसको कहा जाता है गर्भगृह।
जहाँ मूर्ति रखी रहती है के द्वारा निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत रहती है। हम लोग दीपक दिखाते हैं, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में क्या कहते हैं, सांझ देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आज से नहीं आ रही है। हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो बहुत सालों से, प्राचीन कालों से आ रही है। यहाँ पर देखिए 10 अवतार मंदिर, ठीक है, देख सकते हैं आप। हम पुनः आपको बता रहे हैं, अगर आपको अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है बना सकते हैं नोटबुक, रोक रोक करके। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग को ये नहीं है कि भाई हम ये एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये नहीं आएगा, सबों के लिए एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी है, और जो इस क्लास में है उसके लिए भी है, दूसरे क्लास में उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एरन के 12 और विष्णु के मंदिर एरन में बराह और विष्णु के मंदिर गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ में धार्मिक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। इसका आकार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार था, और स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। कितना है? 128 फुट। सारनाथ का देखिए धमेक स्तूप यही है, देख सकते हैं आप। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर निर्मित है, और स्तूपों की दीवार पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यह कल्पना, आकार एवं सजावट में उत्कृष्ट कोटि का है। मतलब लोग कल्पना से भी परे है सीधा वो समझिए। इस काल में गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। उदयगिरी, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। यानी कि गुहा मंदिर का निर्माण जो है उदयगिरी में हुआ, और इसको जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति, चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके समान मंडप है। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है, और दीवारों पर अलंकरण एवं पच्चीकारी भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उदयगिरी गुहा मंदिर है ना। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ एवं सितवांसला की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं काफ़ी लंबी है। पहले की गुफाओं में विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती है। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। इसमें जो है जो बौद्ध धर्म को मानते थे वो पूजा पाठ करने के लिए आते थे। जैसे हम लोग भी जाते हैं, महिलाएं सब भी ज़्यादा जाती है पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है मूर्ति कला की बात करेंगे। कहता मूर्ति कला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र रूप में उभरा। कुषाणकालीन मूर्तियों में जहाँ शरीर का सौंदर्य का निरूपण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकार ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभामंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इस काल मूर्ति कला के गंधार शैली की अपेक्षा मथुरा की शैली प्रभाव अधिक दिखता है। इस काल में बुद्ध की प्रतिभाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई है। मूर्ति कला भी 4वीं से 7वीं सदी के बीच में मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र जो है महत्वपूर्ण केंद्र में उभरा था, और धीरे धीरे जो है ना मूर्ति कला के क्षेत्र में गंधार शैली हुआ, मथुरा शैली हुआ। ठीक ना, यहाँ पर देखिए दिया गया है देवी देवताओं के मानव का रूप बनाया गया था। जो देवी देवता थे उसको मानव के रूप में बनाया गया। और देखिए यहाँ पर है गंधार शैली है, मथुरा शैली। इस काल की बुद्ध प्रतिमाएं भी साथ साथ विष्णु की मूर्ति भी बनाई गई। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवघर 10 अवतार मंदिर, विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति जो है देवघर के 10 अवतार मंदिर है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया, आराम से। ये कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित है, दिखाया गया है। कहता इनके एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकेय मयूर पर आसीन है, और नाभि से निकले कमल पर 4 मुख। पहले ब्रह्मा विराजमान है, लक्ष्मी पैर दबा रही है, और काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण मूर्ति लिए हुए। सबको दिखाया गया है। इस काल में बौद्ध मूर्तियां भी सजीवता एवं मौलिकता है, यानी कि बौद्ध मूर्ति को भी इस तरह से बनाया गया कि लग रहा था जैसे मूर्ति में प्राण है, जीवन है। ठीक है ना, वैसा लग रहा था। कहता है ना बौद्धिक मूर्तियां सजीवता मौलिकता दिखाए। भगवान बुद्ध के
मूर्तियों में बाल घुंघरीले, उनके आभा मंडल अंकृत और मुद्राओं में भी था। इस काल के मथुरा संग्रहालय बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो कितना फीट है, 7.5 फीट, 7.5, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चित्रकला की तरफ। चित्रकला का था, इस काल की चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिली भित्ति है। इसमें 3 तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम, गुफा की ओर छत के कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे वृक्ष, पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी, रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, इस तरह से चित्र बनाया जाता था। जो बगल में जो तो अप्सरा वगैरह से नृत्य करती हुई, ठीक ना, और वृक्ष, पर्वत, झरने, ये सब पशु पक्षी का भी दिया जाता था। द्वितीय, बौद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र तृतीय जातक कथाओं के वर्णित दृश्य हैं। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, मरणोपरांत राजकुमारी, ज्ञानी प्राप्त के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन आदि, जैसे हम लोग देख सकते हैं। अगर आप देखिएगा कहानी में, तो सरवन अपने माता पिता को लेके गया था, ठीक है। अजंता की चित्रकारी में जहाँ धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में सांस्कारिक विषयों का चित्रण है। इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा के सज्जा एवं अलंकरण, सजावट सामग्री जानकारी मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चीज संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र, लेकिन वो भगवान बुद्ध से संबंधित जो है ना चित्र है, और उसको सजावट अलंकृत किया जाता था, जो कि अट्रैक्शन का भाव होता था, यानी कि आकर्षित करता था। जैसे हम मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे सजावटी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए, मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफा। अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हटाकर, जैसे नृत्य, गान, राज के जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि हैं। इन सभी चित्रों को राज्य के संरक्षण बनाया गया। जिन शिल्पकारों द्वारा ये चित्र बनाए गए उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन्हें बनाने में काफ़ी धन खर्च किए गए होंगे। उपरोक्त चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई, जिन्हें आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। इस सिक्कों में जो था समुद्रगुप्त का क्या था, समुद्रगुप्त का था आपका वीणावादक एवं व्याघ्र प्रांकन रूप में दिखाया गया था, ठीक है। बाघ की गुफा के चित्रकारी दृश्य देखिए। कहता उस समय के मंदिर के दरवाजे पर जो स्तंभ, उन पर देवी देवताओं के चित्रों के बड़े सजीव ढंग उकेरा गया था। विज्ञान एवं तकनीक, कहता 4वीं से 7वीं सदी, फिर देखिए, याद रखिएगा, 4वीं से 7वीं सदी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ। इस समय आर्यभट्ट, वहामीर, भास्कर प्रथम एवं ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ, ज्योतिष विद्या विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने शून्य संख्याओं के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था। याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि शून्य का खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था, और ये एक गणितज्ञ थे। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है, कि पृथ्वी जो है गोल है, यह अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। कहता इसकी छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो ग्रहण लगता है। सबसे पहले ही बता दिया था, देखिए न, कुछ दिन पहले ही ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। इनकी रचना आर्यभट्टी में, याद रखिएगा, आर्यभट्ट की रचना क्या है? आर्यभट्टी में। और इनकी कर्म भूमि बिहार के पटना के नज़दीक तारेगना मसौढ़ी नामक स्थान पर है। इसकी कर्म भूमि है बिहार के पटना के नज़दीक तारेगना मसौढ़ी। आयुर्वेद के विज्ञान एवं चिकित्सा धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दरबारी में थे। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और इस काल में मनुष्य के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग के रोगों का इलाज और उपाय बताया था। यानी कि उस समय, पहले के युग में, प्राचीन समय में भी आदमी का भी इलाज होता था, उसके साथ साथ पशु पक्षी और जानवर के भी इलाज होते थे।
कहता है इस काल में धातु संबंधी ज्ञान की अच्छी प्रगति हुई। इस तकनीक का विकास शिल्प समुदाय को सराहनीय योगदान दिया। और धातु कला का मुख्य कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लोह स्तंभ है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ऐसे ही तकनीक का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। कहता है भागलपुर जिले के बिहार के सुल्तानगंज में प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की मूर्ति भी धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है। यह लगभग 1 टन की है, 1 टन का, याद रखिएगा, 1 टन का, 7.5 फीट का। धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है। इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था और तत्कालीन धातु कला का समय उस आभूषण में भी मिलते हैं। याद रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब उसको आभूषण बनाते हैं तो 22 कैरेट शुद्ध सोना रहता है और 2 कैरेट उसमें तांबा वगैरह से मिश्रित कर दिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, जो पढ़े उसका आंसर देख लेते हैं। कहता अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की। यह क्या है, यह एक नाटक है। क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। उसके बाद है मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। गह्वर हम लोग बोलते हैं ना, गह्वर। दशावतार मंदिर किस देवता की प्रतिमा है, विष्णु। इनमें सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई थी, पुराण दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, सबसे अगर वेद की बात किया जाए तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पुस्तक में हम लोग अभी पढ़े हैं पुराण की। इनमें तमिल साहित्य है, देखिए इनमें तमिल साहित्य है शिल्पादिकारम। कौन है, याद रखिएगा, शिल्पादिकारम, ठीक है, शिल्पादिकारम है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। देखिए काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है। चाहे आप क्लास में हैं उसके लिए भी लाभदायक है, या आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी लाभदायक है। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, SCRT NCRT से। लेकिन आप लोग तरह तरह के गैस पेपर ये वो बहुत सारे मतलब जो है प्रकाशन की किताब पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सरकार की किताबें हैं उसी से पूछा जाता है। तो आप लोग इससे भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, और चैप्टर वाइज करवा रहे हैं तो आप नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें चित्र सही है, देखिए उदयगिरी का गुहा मंदिर देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसका जो है लाभ उठाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जो है आपका ये क्लास 6 का ये ख़त्म हो चुका है 30 से वर्तमान। अब हम लोग विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करेंगे, उसके बाद फिर जो है अगले क्लास का इसी तरह से सभी विषय आपको जो है ना चैप्टर वाइज आपको कराने का प्रयास करेंगे हम। मेरा प्रयास है कि सभी को देखते हैं हाईलाइट कर दें। कालिदास के बारे में, और ऋतु संहार है, मेघदूत है, कुमार संभव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह था आज का चैप्टर, देख सकते हैं आप, संस्कृति और विज्ञान। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक जो है एक दूसरे को शेयर कीजिए, ठीक ना। एक दूसरे को अगर आप शेयर करते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसमें देखिए जो हाईलाइट किया हुआ चीज़ है, यहाँ देखिए अभी जो आप बनाए थे, पुराण की रचना इसी काल में हुई थी। पुराण की जो रचना थी, अभी तुरंत जो आप ऑब्जेक्टिव बनाए वहाँ पर, और देखिए कहता है रामायण महाभारत की रचना कई वर्षों में हुई, लेकिन अंतिम रूप से पुराण की तरह इस समय संकलित किया गया था। अभी जो हम बनाए वहाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इन सभी चीज़ों को जो है ना आप नोटबुक एक तैयार कर लीजिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए है, अभी आप बनाए अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम। यहाँ है आप देखिए कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, नाट्य, साहित्य और नाट्य लिखा हुआ है ना, कला की दोनों भी दृष्टि से बेजोर है, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं।
यहाँ विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रम है नामक 2 ऐतिहासिक नाटक है। ये सभी चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, ये एससीईआरटी के बुक या एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा। तो बस आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।